to the channel Expertise Study #Nish, actually with Nishtha. So let's begin with our topic, refraction of light, bending of light rays when they pass obliquely from one medium to another is what we called as refraction of light. As you can see in the figure, देखो अपन अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ तो ऑब्जर्व करते ही हैं कि वाटर है, इसमें अगर हम कुछ भी डालें, लेट्स से यहाँ पे स्पून लिखा है, अपन पेंसिल डाल देते हैं, अपन को क्या दिखता है कि पेंसिल टूट चुकी है, बट इट्स नॉट रियल कि पेंसिल जो है वो टूटी है. अपन को ऐसा अज्यूम होता है. वाई वी अज्यूम फॉर दिस? बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड रिफ्रैक्शन. स्पून और अपन की बॉडी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में इमर्स्ड है तो उसके साथ रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इसे स्टडी कीजिएगा. नहीं समझ आया कमेंट में. काउज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं भाई, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या कारण है रिफ्रैक्शन होने का, हमें भी तो पता चले. फालतू में इतना बड़ा टॉपिक पढ़ना क्यों पड़ रहा है. इसीलिए हो रहा है क्योंकि लाइट जो है डेविएट कर रही है. भाई इतना तो हमें पहले से पता है कि लाइट डेविएट कर रही है, पर क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ का एटॉमिक कंसंट्रेशन अलग है और यहाँ का एटॉमिक कंसंट्रेशन अलग है. नाउ व्हाट इज दिस एटॉमिक कंसंट्रेशन मैडम? एटॉमिक कंसंट्रेशन से आपका क्या मतलब है? मतलब डेंसिटी, मेनली डेंसिटी. अगर यहाँ पे डेंसिटी कम है तो हम इसको रेयर मीडियम कंसिडर करते हैं, डेंसिटी ज़्यादा है तो हम डेंसर मीडियम कंसिडर करते हैं. बेसिकली देयर आर 2 मीडियम्स, रेयर मीडियम्स, डेंसर मीडियम. देखो अब डेंसिटी अलग होगी, एटॉमिक कंसंट्रेशन डिफर होगा, तो भाई स्पीड ऑफ लाइट चेंज होएगी ना. क्यों? क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लाइट आ रही है. अब ये एटम्स है, ये एटम का अपना इलाका है भाई. अगर एटम दूर दूर रहेंगे, लड़ाई करे हुए रहेंगे तो आसानी से लाइट पास हो जाएगी. रेयर मीडियम में दूर दूर रहते हैं, लड़ाई कर रखी है इन्होंने, तो भाई लाइट आसानी से पास हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी. अब मान लो ये अपन के डेंसर मीडियम में आए. डेंसर मीडियम में सब क्लोज फ्रेंड्स हैं. अब क्लोज फ्रेंड्स हैं तो अपने इलाके में ये लोग लाइट को आने नहीं देंगे, तो लाइट को आने नहीं दिया. क्लोज मीडियम है, लाइट धीरे धीरे चलने लग गई, पर पास तो लाइट होगी ना भाई, लाइट भी अपनी अकड़ू और जिद्दी है. तो यहाँ पे स्पीड कम हो गई, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई. इससे हमने 2 मीडियम बना दिए, रेयर और डेंसर. फालतू के काम याद करो, दैट्स इट. अब अपन रेयर और डेंसर मीडियम के रूल्स देखते हैं कि कैसे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है और डेंसर से रेयर में आती है तो क्या फ़र्क पड़ता है. इससे पहले कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं. यहाँ पे डायमेंशंस बताइए. भाई गजब, तो अपन को डायग्राम बना के दिया है, काट के ना चिपकाने का मन करता है. भाई कौन इतना बड़ा डायग्राम बना? आलसियो, अपना हाथ चलाओ और डायग्राम बनाओ. नॉर्मल है ये, सीधी लाइन परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, रिफ्रैक्शन प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ना सेम मत कर देना, ये सिर्फ अपन का मिरर फॉर्मूला था. ये रिफ्रैक्शन अलग फिनोमेना है, वो रिफ्लैक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है. तो भाई चलो अपन अपने रूल पे चलते हैं. ये तो आप याद कर ही लोगे बना के, इतना तो ट्रस्ट है ही मुझे आप पे. भाई काम में आते हैं 2 रूल और इन्हें दे रखे हैं 3 रूल. तो देखते हैं भाई, 3 रूल दिए हैं तो 3 पढ़ने तो पड़ेंगे ही, एग्जाम में थोड़ी ना अपन की चलती है. तो देखो ये अपन का है ऑप्टिकली रेयरर से अपन डेंसर में जा रही हैं, तो क्या होगा? लाइट आ रही है रेयर मीडियम पे, स्पीड ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिफ्रैक्टेड मतलब रिफ्रैक्शन वाले सरफेस से टकराई, डेंसर मीडियम में गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई. भाई क्यों नॉर्मल की तरफ मुड़ गई? लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम है तो रेयर की मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ गई. एंड देयरफॉर ऑलवेज जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर पावरफुल है, लाइट की रे को कंट्रोल करेगा और नॉर्मल के बगल में बुला लेगा. तो ये अपन की आई उड़ते उड़ते मज़े से रेयर मीडियम में तो कोई रोक ही नहीं रहा है, बट डेंसर मीडियम भाई पावरफुल है, लाइट को रोका और लाइट हो गई बेंड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. क्या बताता है भाई नेक्स्ट रूल? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखते हैं. अब भाई अपन पावरफुल मीडियम से तो खुद ही आ रहे हैं, तो क्या रेयर मीडियम जो टुटपुंजिया लोग हैं उनकी सुनने वाले हैं क्या? तो अपन दूर भागेंगे, नॉर्मल के कंट्रोल में नहीं आएंगे, रेयर मीडियम में जाके दूर भागेंगे. हम पहले से कंट्रोल होके आ रहे थे, तो जब भी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड हो जाएगी. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट और थर्ड और फालतू का रूल देख लेते हैं. अपन के यही 2 रूल मेन है, बट थर्ड भी बनाया है तो देखने में क्या हर्ष है. देखो इसमें सीधा सीधा सा फंडा है, कोई अपन को कॉम्प्लिकेसी नहीं है, सीधी आएगी सीधी जाएगी.
भाई सीधे साधे बच्चे को ना रेरर मीडियम मतलब खुला वातावरण मिले तब भी वो सीधे साधे और सुशील ही रहेंगे, और कंट्रोल वाला वातावरण मिले तो वहाँ पे पर भी वो अपने आप को एडजस्ट करके सीधे साधे और सुशील बने रहेंगे। तो वैसी लाइट है, सीधी लाइट आई तो ना रेरर मीडियम ने छेड़ा ना डेंसर मीडियम ने छेड़ा, सीधे सीधे चली गई विद 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0 डिग्री। तो इस केस में दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। एक बहुत फालतू का केस, आता नहीं है बट इतना इजीली मैंने आपको समझाया है तो थोड़ी याद करने के कष्ट कर लीजिएगा। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ना अकड़ू भाई बहन है। अब देखो क्या है, रिफ्लेक्शन ने अपने लॉज बनाए तो रिफ्रैक्शन क्यों ना बनाए भाई। रिफ्रैक्शन ने अपने लॉज ना खत्तर बनाए, खत्तर। लेट्स सी व्हाट इज आर दीज खत्तर लॉज। तो खत्तर लॉज क्या है भाई, देखो पहला रो क्या कहता है, वही सेम वाला लॉ छाप दिया जो रिफ्लेक्शन ने बताया। अपन मेहनत क्यों करे भाई, अपनी मेहनत छाप दो। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, प्लेन चेंज नहीं होगा ना रिफ्रैक्शन में ना रिफ्लेक्शन में। चलो अब सेकेंड लॉ उसने अपने एंगल पे बनाया था ना, अपन भी एंगल पे बनाएंगे पर थोड़ा सा ना डिफरेंट और डिफिकल्ट बनाएंगे। भाई अपन रिफ्रैक्शन है भाई, है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो रहेंगे ही, हमें अच्छा और सीधा साधा रहना तो आता नहीं है। तो देखो क्या किया है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू दैट ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डिनोटेड बाय एन, दैट इज साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू एन, विच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात भेजे में। तो भाई एंट्री कॉम्प्लिकेटेड से स्टडी करने के बाद अपन के पास इक्वेशन सेकंड आती है जिसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। और ये जो नीचे की कहानी है वो अजीब है, इसको कोई नहीं पूछेगा पर आपको ये ज़रूर पूछेंगे कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is what is sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction। सिंपल सा फॉर्मूला है, रट लो, एग्जाम में वैल्यूज आएगी पुट करके आंसर, कोई ज़्यादा माथा पिच्ची नहीं है। देखो अब अगर जब दो डिफरेंट मीडियम्स है, फॉर एग्जाम्पल मीडियम 1 और मीडियम 2, तो जो रेयरर है और डेंसर है वो अलग अलग मीडियम्स है। लेट्स से दिस इज एयर, दिस इज वाटर। अब एयर से वाटर में लाइट आके अपना कितना स्पीड चेंज करता है वो तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम डिपेंड करता है ना, कि भाई वाटर की क्या प्रॉपर्टी है जिससे लाइट कितनी चेंज होगी। आई एम हेयर सेइंग और रिफरिंग टू कितना कितना चेंज होएगा वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम में डिपेंड करता है, और इसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डरना नहीं, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अगर इसको आप किसी को भी बता दोगे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अब देखो अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम तो पढ़ लिया, देखो विद रिस्पेक्ट टू। अब अपन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी कोई लिमिट नहीं है भैया। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बस अपन का एब्सोल्यूट इंडेक्स क्या हो गया, क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज वी। ये अपन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एक क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, इन दोनों पे वैल्यूज पुट करोगे आंसर पाओगे। तो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एज रिक्वायर्ड। होमवर्क है, मैं 2 सेकेंड्स वेट करूँगी, 1 2, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डन एवरीवन। लेट्स मूव टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो भाई अलग अलग तरीके से इन्होंने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, अपन ने सही तरीका पढ़ा है, अपन वही तरीका यूज़ करेंगे। N21 अपन ने क्या बताया कि है ना साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा था कितनी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऑब्वियसली। तो एक अपन ने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लिया कि अपन ने 2 फॉर्मूले देखे, क्या देखे, N21 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 एंड N21 इज इक्वल्स साइन I अपॉन साइन R। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अपन सिंपल सी चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, N21 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 को C से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ क्या होगा,
इससे अपन का एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा भाई साहब? अपन क्या कर सकते हैं, c बाई v2 को अलग कर सकते हैं इंटू v1 बाय c कर सकते हैं। अपन को c को काटना नहीं है, ना ना ना, c को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो c बाई v2 ऊपर लिख देंगे अपॉन c बाई v1 लिख देंगे, जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी। एक और बार देखो बच्चों, कुछ नहीं किया, n2 1 में v1 अपन v2 को c से मल्टीप्लाई किया, जिसको अपन c बाई v2 इंटू v1 बाई c लिख सकते हैं। c बाई v2 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, किससे, c बाई v1 से, ताकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ सके। अब अपन को पता है ये क्या हो गया n1, ये क्या हो गया n2, तो अपन के पास तीसरा फॉर्मूला डेराइव हो गया किस चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। n21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, और यहीं से इन दोनों को कंबाइन करके आया है n1, ये वाला n1 साइन r साइन i इक्वल्स टू n2 साइन r। 4 फॉर्मूले रट लो, गारंटी फुल मार्क्स। ये बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलो इसको देखते हैं। Hey, so refraction through a rectangular glass slab. Now, see the refraction. It's a little bit complicated, but yes, not so much. Here, the two glass surfaces are parallel to each other. The normals are parallel to each other. Please don't go over the lines I have made. Sorry. This normal, I'll show you. This normal and this normal is parallel. Why? 90 angle. Okay, now let's see why the rays, this ray and this ray is parallel. So let's see. We have studied that n is constant for one medium to another, specific medium to another. देखो ये एयर से ग्लास, ये एयर है, ये एयर है, और ये एयर से ग्लास में जा रही है और फिर ग्लास से वापस एयर में आ रही है। तो जो n होगा वो यहाँ का और 1/n होगा वो यहाँ का सेम होगा। क्यों? n फॉर एयर टू ग्लास, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n फॉर फ्रॉम एयर टू ग्लास, and let's say n dash is the refractive index from glass to air. Okay, now suppose that if I want this to be this, मैं अगर चाहती हूँ कि ग्लास से एयर में नहीं, मुझे ये n कैसे भी करके यहाँ भी चाहिए, तो मैं कुछ रिलेशन निकाल पाऊँगी। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई n डैश मतलब ये इसका रिवर्स है, ये जो है इस चीज़ का रिवर्स है। तो मैंने क्या सोचा, चलो भाई क्या सोचा, ये सोचा कि ये n है, n क्या है, एयर टू ग्लास, तो 1/n क्या हो जाएगा, ग्लास टू। ये है कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ अगेन रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखो भाई मैंने आपको बताया ये नॉर्मल इज पैरेलल टू ये नॉर्मल। अपन कह सकते हैं ये z बन रहा है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, दैट इज r इज इक्वल टू r। देयरफॉर अपन ने दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज यहाँ के n के लिए और यहाँ के 1/n के लिए r को सेम लिया है। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट हियर, n इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r, ये अपन ने इधर के लिए ले लिया। 1/n बताओ मेरे को क्या होगा, साइन r अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो n क्या हो गया भाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से भी मुझे n मिला, यहाँ से भी मुझे n मिला। अब अपन दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, जो अपन को दोनों जगह से n मिला था, लेट्स से n इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। सिमिलरली यहाँ से हमें n मिला था, यहाँ से ये वाला n मिला था, साइन e अपॉन साइन r
when we equate these two equations, then we get sin r cancel sin r, and we get what we get sine of angle of incidence. Sine of angle of incidence is equals to sine of angle of इमर्जेंस. तो साइन को अगर हम नेग्लेक्ट कर ले थोड़ी देर के लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दिस इज वाई दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, तो ये पैरेलल हो गई. अब ये लाइंस पैरेलल हो गई, तो एक शिफ्ट था. मतलब एक शिफ्ट क्या था, ये इंसिडेंट रे अपन का ऐसे जा रही है और इमर्जेंट रे, तो ये जो शिफ्ट है इसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट कहते हैं. सी हियर फॉर प्रैक्टिस, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ले ले, and in next class we will discuss these questions. Okay.